ओके जी। सो टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, सो नवाज शरीफ के टेन्योर भी जो हैं वो दो टेन्योर्स हैं। द फर्स्ट टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ कम्स आफ्टर बेनजीर भुट्टो। द फर्स्ट टाइम व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज डिसमिस्ड इन द ईयर 1990, दैट टाइम आईजेआई, इस्लामी जमहूरिय इत्तेहाद, ठीक है जी, विच वाज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नवाज शरीफ, जो अब मुस्लिम लीग नून कहलाती है, पहले इस्लामी जमहूरिय इत्तेहाद कहलाती थी। तो it won a lot of seats in the government and his government was now in power. एक बात ये समझ लीजिएगा इस स्टेज पर कि नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है, it is going to bring economic progress into the country because Nawaz Sharif is a businessman himself. Whenever he comes into the country, all his businessmen friends, they invest into the country. एक ये यूजुअल सी चीज है जो देखी गई है कि नवाज शरीफ जब भी गवर्नमेंट में आता है तो उसके साथ जो है वो हमेशा इकोनॉमिक प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रायोरिटी ऑफ नवाज शरीफ वाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ही वांटेड टू प्रमोट प्राइवेट बिजनेस एंड इंडस्ट्री। सो व्हाट ही डिड, ही प्राइवेटाइज्ड 89 एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग, एनर्जी वगैरह। इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। ठीक है जी, दैट वाज द थिंग व्हाट नवाज शरीफ डिड, कि ही प्राइवेटाइज्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। और ये आजकल भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 2022 में इट इज हैपनिंग दैट majority of the state owned enterprises are being sold out, and now again that is the government of Muslim League Noon. अच्छा जी, तो इन्होंने काफ़ी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी जो उठाकर बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान पर जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो लिफ्ट हो गई, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से फॉरेन बिजनेसेस स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इनटू द कंट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेंट अप टू 3.4 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा है मोटरवे के बारे में। द फर्स्ट मोटरवे प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय नवाज शरीफ, ठीक है, एंड इट वाज टू improve the trade within the country. The first motorway was completed in 1997 एक्चुअली, लेकिन इनिशिएट नवाज शरीफ साहब ने उसको करवाया। ही प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट इन टैक्सेस टू द बिजनेसेस, ठीक है जी, सो दैट मोर बिजनेसेस आर गोइंग टू बी ओपनड। एक टर्म हमने डिस्कस की थी इंडस्ट्री के चैप्टर में, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स। सो नवाज शरीफ established स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स एंड द पर्पस वाज कि भाई ये स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं ये एस्टेब्लिश होंगी तो मोर इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू बी ओपन इन दीज एरियाज। और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में ऑफर ये थी कि whosoever opens an industry in this area is going to be provided a discount in taxes वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें थी जो नवाज शरीफ को ऑफर दी गई थी। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात अगर की जाए तो वो तो बहुत हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपके पास तरक्की देखी जा रही थी कि वो आती जा रही थी। अच्छा, इस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है आपके पास वो है गुलाम इसहाक खान, द पर्सन हु डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो, वही प्रेसिडेंट है अभी, ये बात समझ लेने की है यहाँ पर। इसके अलावा नवाज शरीफ प्रोवाइडेड लोन्स टू 40,000 पीपल टू परचेज टैक्सी सो दैट दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स। ये कहलाई थी येलो कैब स्कीम भी कहते हैं इसको, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नवाज शरीफ के दौर में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज इंप्रूविंग, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज इंप्रूविंग। तो यू कैन से द फर्स्ट टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ वाज गुड फॉर द कंट्री व्हेन सडनली सम ऑफ द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड टू हैपन। तो ये तो अच्छी बातें हो गई, अब आ रहे हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नवाज शरीफ इन द फर्स्ट टेन्योर? सबसे पहले तो भाई बैंकिंग स्कैंडल हो गया है। बैंकिंग स्कैंडल क्या हुआ कि एक बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, सेटअप इन 1972। एक पाकिस्तानी बैंकर आगा हुसैन आबदी ने इसको स्टैब्लिश किया था यहाँ पर। अच्छा जी, नवाज शरीफ की कंपनी है इत्तेफाक इंडस्ट्रीज, दे वर द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ द दिस बैंक, ठीक है जी। और इस बैंक में 1000 और मोर देन 1000 पाकिस्तानीज वर वर्किंग।
ये बैंक अपना ऑपरेट कर रहा था कि अचानक, अच्छा इस बैंक को, ये बैंक दुनिया का कहा जाता है कि इट वाज द सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड विच वाज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। और इस बैंक को चलाने वाली जो अथॉरिटी थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड थी। ठीक है। अचानक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्शन लगाई बीसीसीआई पाकिस्तान पर, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि जी द बैंक हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड, वाइड स्प्रेड क्रिमिनलिटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये बैंक पर इल्ज़ाम था कि भाई आप जो है फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व्ड हैं, तो इस वजह से जो है वो अ, ये नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, कि फ्रॉड है, वाइड स्प्रेड है, क्रिमिनलिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि जी इसको तो बंद कर देंगे, और ये वाला बैंक जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा हिट था पाकिस्तान की इकोनॉमी को। बहुत बड़ा हिट क्यों था? क्योंकि भाई बात ये है कि ये इस बैंक में एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी, फंड्स बहुत सारे इस बैंक ने प्रोवाइड किए हुए, लोगों को लोन्स प्रोवाइड किए हुए, और एकदम वो बैंक बंद हो जाए। और क्या कि वो कहते थे ये मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है? मनी लॉन्ड्रिंग जी नवाज शरीफ साहब की जो इत्तेफाक इंडस्ट्रीज थी ये कर रही थी। ये जो है वो मसला था। इस वजह से जो है वो अ, ये बैंकिंग स्कैंडल होने की वजह से बैंक कोलैप्स हुआ, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको बीसीसीआई स्कैंडल कहा जाता है, जो नवाज शरीफ के फर्स्ट टेन्योर में हुआ है। बहुत बड़ा स्कैंडल है विच अकर्ड एक्चुअली। अच्छा जी। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात की जाए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेब्लिश की गई थी और कंट्री के अंदर, जिनका पर्पस था लोगों को लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी थी? इसके अंदर थी पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्रेडिट कंपनी वगैरह। इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की गई थी। और उनका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि लोगों को लोन प्रोवाइड करें ताकि लोग मुल्क में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज ओपन करें, और कंट्री के अंदर जो है वो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी नजर आने लगे। ये इसका जो है वो प्राइमरी पर्पस था जिसके लिए इसको किया गया था। अच्छा जी। तो जब ये वाली चीज जो है जिसको किया गया है, तो उसकी वजह से जो है वो व्हेन दिस स्टार्टेड टू अकर, नवाज शरीफ की फैमिली ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन ले लिया। और सिर्फ लोन नहीं ले लिया, ऑन अ लार्ज स्केल बहुत बड़ा लोन ले लिया, और रिटर्न ही नहीं किया। नवाज शरीफ की अपनी फैमिली बोरोड सम मनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें 23 बिलियन नवाज शरीफ की फैमिली ले गई, वापस ही नहीं किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल, जो कि दूसरा बड़ा यू कैन से लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ है। अच्छा जी। इसके बाद क्या हुआ कि द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कलाशनकोव कल्चर। इफ यू गाइस रिमेंबर अबाउट द अफगान मिरेकल दैट हैपेंड इन द एरा ऑफ जियाउल हक। अफगान मिरेकल के होने की वजह से जो है वो अब हो ये रहा था कि क्योंकि अफगान मिरेकल हुआ था, तो अफगान मिरेकल के बाद अ लॉट ऑफ अफगानी पीपल वर माइग्रेटिंग इनटू द कंट्री, दे वर ब्रिंगिंग गन्स। ठीक है, देवर ब्रिंगिंग ड्रग्स एंड अदर स्टफ। तो कलाशनकोव कल्चर, कलाशनकोव इज एक्चुअली द गन AK-47 which was being brought into the country on a large scale. Drug barrels were brought, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें देखे जा रहे थे। अच्छा जी। नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं जिनको समझने की जरूरत है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या थी? सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थी 12th अमेंडमेंट। तो वो 12th अमेंडमेंट एक्चुअली हुआ ये था कि जो लास्ट डेज गुजरे हैं बेनजीर भुट्टो के, इफ यू गाइस रिमेंबर, देर इन देर वाज अ पॉलिटिकल पार्टी MQM, महाजिर कौमी मूवमेंट, विच वाज क्रिएटिंग एट्रोसिटीज एंड वायलेंस एक्टिविटीज इन द कंट्री। उसको रोकने के लिए एक पक्का किला मैसेकर भी हुआ था। तो जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आया तो नवाज शरीफ को ऐसी एट्रोसिटीज और वायलेंस एक्टिविटीज को खत्म करना था। नवाज शरीफ पास्ड द 12th अमेंडमेंट, जिसके तहत ये था कि टफर एक्शन वाज गोइंग टू बी टेकन बाय द पीपल अगेंस्ट
was going to be taken by the police and the army against the people who are involved in murder, drug dealings, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, जो भी इस तरह इस किस्म की चीजें करे उसको। और स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का ऑर्डर दिया गया था। स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का मतलब है कि फौरन फौरन केस को चलाया जाएगा और फैसला देकर द क्रिमिनल्स आर गोइंग टू बी पनिश्ड सो दैट द क्राइम्स इन द कंट्री कुड बी कंट्रोल्ड। ये एक प्राइमरी चीज थी जिसको देखा जा रहा था, जिस कॉल्ड एज द 12th अमेंडमेंट। ठीक है। 12th अमेंडमेंट के बाद एक और चीज है जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसको समझने की जरूरत है, विच इज कॉल्ड एज द गल्फ वार। व्हाट हैपेंड दैट 1990, यानी कि ये बात हो रही है बिल्कुल लास्ट डेज ऑफ बेनजीर भुट्टो में। हुआ क्या था कि इराक एंड कुवैत वर फाइटिंग। इराक टुक पार्ट्स ऑफ कुवैत क्लेमिंग दैट इट वाज द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कुवैत को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका वाले आए थे, कुवैत को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस टाइम पर अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने, यानी बेनजीर भुट्टो के लास्ट डेज की बात हो रही है। और बाद में नवाज शरीफ ने भी सपोर्ट नहीं किया। और किसको सपोर्ट किया? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया इराक को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इराक से ऑयल ले रहा था। अच्छा, यूएसए वाले कुवैत से ऑयल लेते हैं, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। इस पर क्या हुआ कि प्रेसलर एक्ट तो पहले ही लगी हुई थी। पाकिस्तान को एड मिलने वाली थी 564 मिलियन की, वो स्टॉप हो गई। मिलिट्री इक्विपमेंट मिलने वाली थी, वो भी स्टॉप हो गई। और रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन यूएसए वालों ने कहा पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट हमने लगाई तो है, तो पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये गल्फ वॉर वो वॉर है कि जो इवन के नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अच्छा जी। तो यूएस एड भी रुक गई, फाइनेंशियल लॉसेस भी शुरू हो गए। फिर नवाज शरीफ का जो है वो इशू क्रिएट हुआ विद द प्रेसिडेंट ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के बंदे लाना चाह रहे हैं, और यहाँ जो है वो बहुत बड़ा इशू हो गया दोनों के दरमियान। नवाज शरीफ को डिसमिस किया गुलाम इसाक खान ने यूजिंग द 8th अमेंडमेंट। कब डिसमिस किया? 1993 अप्रैल में। कि भाई, और एक्यूज किया कि भाई इसने करप्शन की है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की है, पीस ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, मुल्क के अंदर बहुत मसले हैं, इन मसलों को दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए जो है वो डिसमिस कर दिया। ठीक है। तो अब डिसमिस कर दिया, प्रॉब्लम्स हो गए। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो बेसिकली जब डिसमिसल हुआ है और ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज हुए हैं, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से डिसमिसल हो गया। और कंट्री के अंदर अब क्या हुआ कि अब सिर्फ प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? नवाज शरीफ टुक द केस टू सुप्रीम कोर्ट। और नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये जो मुझे निकाला गया है, बेसिकली द थिंग दैट आई हैव बीन रिमूव्ड इज समथिंग रॉन्ग, ये गलत है। ये मुझे जो है वो आई हैव बीन रॉन्गफुली रिमूव्ड, गलत हुआ है मेरे साथ, और ये इस तरह जो है मुझे निकाल दिया गया है गवर्नमेंट से, ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो मतलब इसी तरह चलता रहेगा कि गुलाम साहब खान ने पहले बेनजीर भुट्टो को रिमूव कर दिया, मुझे रिमूव कर दिया, ये बाद में किसी और को रिमूव कर देंगे, क्या मजाक चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि नवाज शरीफ शुड बी रिस्टोर्ड, यानी नवाज शरीफ साहब दोबारा पावर में आ गए। नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। लेकिन अब की बार यह था कि आर्मी वाज अपोजिंग बोथ ऑफ देम। आर्मी दोनों के खिलाफ थी, यानी कि नवाज और इसाक दोनों के खिलाफ जो है वो आर्मी थी। और इस टाइम आर्मी वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ये दोनों बहुत वीक पोजीशन में थे। तो इन दोनों को रियलाइज हुआ कि इट इज़ नॉट गुड टू कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट। तो दोनों ने रिजाइन कर दिया, यानी नवाज शरीफ एंड इसाक बोथ रिजाइंड फ्रॉम देयर पोजीशंस। Moin Qureshi, our retired World Bank vice president, became the interim prime minister, यानी टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर 1993 में जो है मोइन कुरैशी बनाए। और इसके फर्स्ट टेन्योर के बाद जो है फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा दोबारा आई थी, जो 1993 से 1996 तक रही थी। उसके बाद बेनजीर भुट्टो के डिसमिसल पर शुरू होता है नवाज शरीफ का सेकंड टेन्योर। नवाज शरीफ का सेकंड टेन्योर स्टार्ट होता है 1997 में। ठीक है जी। और 1997 से लेकर ये चलता है 1999 तक। नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर की अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर में सबसे पहले तो भाई नवाज शरीफ साहब जब पावर में आए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने पावर में आते ही सबसे पहले जो है वो देखा कि इस बार इनकी जो पार्टी थी उसने सिंध से भी सीट्स जीत ली थी,
एनडब्ल्यूएफपी में भी इनकी सीट्स थी, पंजाब में भी इनकी सीट्स थी, ठीक है जी। और बलूचिस्तान में भी जो है वो इनकी एक पार्टी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हो गई थी, तो बलूचिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट, यानी कि अब की बार ये आए हैं तो हर प्रोविंस में मेजॉरिटी गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी, यानी नवाज शरीफ का प्रॉपर रूल आने वाला था और हर तरीके का लॉ नवाज शरीफ पास कर सकता था और कोई भी अब नवाज शरीफ को रोक नहीं सकता था। ये एक बड़ी फैक्चुअल बात थी जो वहां नजर आने वाली थी आगे चल के। अच्छा जी, तो ये बेसिकली है सेकंड टेन्योर नवाज शरीफ का जो स्टार्ट हो चुका है। सेकंड टेन्योर के अंदर हमें जो चीज नजर आती है, नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी पहली स्पीच दी है तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने सीधा कहा था कि ही वुड प्रमोट द इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द कंट्री एंड ही विल ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और कहा कि भाई जो लास्ट टेन्योर में गलतियां की हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं कि भाई क्या करते हैं ये। आते ही कुछ चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें सबसे पहली है 13th अमेंडमेंट, टुक अवे द पावर फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबलीज। प्रेसिडेंट के पास पावर थी 8th अमेंडमेंट के तहत कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता था, याद होगा आप लोगों को, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियाउल हक, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि भाई नाउ द प्रेसिडेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। लें जी, अब ये है कि नवाज शरीफ साहब को कोई डिसमिस नहीं कर सकता। इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट करवा लिया, कैसे करवा लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनकी थी अब हर तरीके से। 14th अमेंडमेंट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर नॉट अलाउड टू चेंज पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी हो रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज लोग चेंज कर लिया करते थे तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती थी इससे। पॉलिटिकल पार्टीज पर ही बैन लगा दिया कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर चेंज नहीं कर सकता अपनी पार्टी। अगर वो पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट का बंदा है, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकता। लो जी, यानी इनकी गवर्नमेंट को कोई अपोज ही ना कर सके। ये इस तरह के लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि कोई भी किसी भी टाइम पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनकी गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकता था। ये एक ऐसी चीज थी जो देखने में आ रही थी। 15th अमेंडमेंट, ये भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको क्या कहा जाता है, शरीयत बिल। इट गेव ऑल द अथॉरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर इन्फोर्सिंग रिलीजियस लॉज इन द कंट्री। रिलीजियस लॉज के बारे में कहा गया कि रिलीजियस लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई भी लॉ अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वो रिलीजियस लॉ है और उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो कर दे और कोई इसको रोक नहीं सकता। इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर कोई लॉ नवाज शरीफ साहब इंट्रोड्यूस करना चाहते तो वो ये कह सकते थे कि ये लॉ रिलीजियस लॉ है, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और वो कर सकते थे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के सेकंड टेन्योर के अंदर जो इशू हुआ वो ये हुआ कि इंडिया वाले अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग कर रहे थे थर डेजर्ट में। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो एन आंसर टू इंडिया 28 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, जहां पर सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान का जो है वो टेस्ट किया गया था। चागी के अंदर सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया है, इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। ठीक है जी, बात क्लियर होती है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के दौर में इश्यूज हुए विद द चीफ जस्टिस एंड आर्मी कमांडर। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब के दौर में इशू हुआ विद चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह। नवाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। एक्चुअली नवाज शरीफ के खिलाफ हाई कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेसिकली चीफ जस्टिस को रिमूव करना चाह रहे थे ताकि वो अपने खिलाफ जो है वो केसेस को हटवा सकें। लेकिन क्या हुआ कि एक कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, उसमें सपोर्टर्स ऑफ नवाज शरीफ दे एंटर्ड इनटू द कोर्ट प्रोटेस्टिंग एंड the public became so violent that the life of Chief Justice Sajjad Ali Shah was endangered and he successfully escaped out of the court. इतना मसला हो गया, लोग इतने वायलेंट हो गए कि वो जज को मारने के चक्कर में थे, तो सज्जाद अली शाह साहब जो हैं वो पीछे से कोर्ट के बैक डोर से भागे। खैर, आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को रिमूव करने के में थे ये कि आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को रिमूव करके एंड ही वांटेड परवेज मुशर्रफ टू बिकम द आर्मी कमांडर। ये उसको आर्मी कमांडर बनाना चाहते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इनका आर्मी कमांडर भी इनके अपना हो और सारी चीजें इनकी अपनी हो, ताकि कोई भी इनकी गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का ऑपोजिशन फेस ना करना पड़े।
द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ये चीज जो है इसने नवाज शरीफ साहब के सेकंड टेन्योर को एंड किया है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक्चुअली अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन द कश्मीर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तानी कश्मीरी कुछ आर्मी के लोग जो हैं वो कश्मीर बॉर्डर क्रॉस करके, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं बॉर्डर को, बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो इंडिया का जो कश्मीर है उसमें एंटर हो गए। अब वहाँ एंटर हुए तो इंडिया वालों ने जो है वो एयर अटैक्स किए, ठीक है, और पाकिस्तान के मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स जो इंडिया पाकिस्तान जो पाकिस्तान के कश्मीर में थे उनको कैप्चर कर लिया। और फाइनली जो है वो इंडिया वालों ने ऐसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स किए कि द आर्मी ऑफ पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू टू बी रिमूव्ड। अच्छा जी, इसमें ये भी हुआ है कि बेसिकली जब ये अटैक्स हुए हैं, जब ये वॉर स्टार्ट हुई है, ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ है 1999 के अंदर, तो उस टाइम पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ही बेसिकली फोर्स्ड नवाज शरीफ टू रिमूव हिज फोर्सेस। उसने कहा भाई आप कश्मीर पर, इंडिया के कश्मीर पर अटैक नहीं करेंगे, आप अपनी फोर्सेस विड्रॉ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एड मिलती रहे और आप अमेरिका आपका सपोर्ट करे, आप फोर्सेस विड्रॉ करें। इधर आर्मी कमांडर जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने कहा कि जी फोर्सेस विड्रॉ कर लें। जनरल मुशर्रफ फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने कहा नहीं जी हम तो नहीं करेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई बिटवीन जनरल मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ was trying to dismiss General Musharraf. So on 12th October 1999, Nawaz Sharif dismissed General Musharraf when he was out of the country. The senior army officers did not accept the decision. और सबने कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, जनरल मुशर्रफ while he was returning from his international visit, उसके प्लेन को लैंड ही नहीं करने दिया जा रहा। इसको कहते हैं प्लेन कॉन्स्पिरेसी। प्लेन को लैंड ही नहीं करने दिया। फाइनली पीपल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ नवाज शरीफ, और उन्होंने प्लेन को लैंड करवाया। प्लेन लैंड होते ही नवाज मुशर्रफ ने सबसे पहले ही रिमूव्ड नवाज शरीफ, ठीक है जी, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ मिलिट्री कूप। व्हाट इज अ मिलिट्री कूप? मिलिट्री कूप में ये होता है बेसिकली कि आर्मी रिमूव्स द गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट अपॉइंट करवाई जाती है, लेकिन आर्मी कमांडर हिमसेल्फ जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनता है। जबकि मार्शल लॉ में ये होता है कि आर्मी गवर्नमेंट को रिमूव करती है और आर्मी कमांडर खुद प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन मिलिट्री कूप में ये होता है कि आर्मी गवर्नमेंट को रिमूव तो करती है लेकिन आर्मी का कोई बंदा गवर्नमेंट में नहीं आता है। तो मिलिट्री कूप जनरल मुशर्रफ ने जो है वो इम्पोज किया, नवाज शरीफ को रिमूव करवाया, नवाज शरीफ को अरेस्ट करवाया, ट्रायल करवाया, और नवाज शरीफ को जेल हो गई थी। फिर सऊदी अरेबिया के जो किंग है उसने रिक्वेस्ट की थी टू रिलीज नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ वॉज एग्जाइल्ड फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 20 ईयर्स के लिए, शायद या 17 ईयर्स के लिए नवाज शरीफ को जो है वो एग्जाइल कर दिया गया था, एंड वॉज नॉट अलाउड टू कम बैक टू पाकिस्तान। ये हुआ है बेसिकली, एंड दिस इज हाउ द रूल ऑफ नवाज शरीफ एंडेड। और फिर बेसिकली जो है वो परवेज मुशर्रफ को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और बेसिकली परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर देन। तो ये आपके पास है अबाउट द सेकंड टेन्योर ऑफ नवाज शरीफ। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। इन क्वेश्चंस को जरा नोट फरमा लें अपने पास, तो इन पर बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूएसए, पाकिस्तान रिलेशंस विद द यूएसए की अगर बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें आपको सेक्शन 3 में से मिल जाएंगी। अगर आपने सेक्शन 3 की प्रिपरेशन अच्छी की हुई है तो आपको यहाँ कुछ मसला नहीं होने वाला। हुआ क्या था कि व्हेन पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, तो पाकिस्तान को दो कंट्रीज से ऑफर थी अलायंस फॉर्म करने की, एक यूएसए से और एक रशिया से, ठीक है। लियाकत अली खान विजिटेड यूएसए, लियाकत अली खान विजिटेड रशिया, एंड लियाकत अली खान एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ यूएसए कि भाई ठीक है हम यूएसए से अलायंस फॉर्म करेंगे, जिस पर रशिया वाले नाराज हो गए। लेकिन अमेरिका से अलायंस फॉर्म करना लियाकत अली खान समझते थे इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने अमेरिका से जो है वो अलायंस फॉर्म की। इंडिया वालों ने अमेरिका से अलायंस फॉर्म नहीं की, जबकि पाकिस्तान ने कर ली। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कुछ अग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जिसमें एक अग्रीमेंट है सीटो, ठीक है। सीटो साइन हुआ है 1954 में, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज से। इसका पर्पस ये था कि अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो जितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं वो सब आर्मी प्रोवाइड करेंगे उस कंट्री को, ठीक है।
ये एक अग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन किया हुआ था। इस अग्रीमेंट के साइन करने के बावजूद आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दिस अग्रीमेंट वाज साइंड स्टिल इन द ईयर 1971 व्हेन देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान। लिख सकते हैं आप इसके अंदर। 1954 एक और अग्रीमेंट साइन हुआ, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान। पर्पस ये था कि यूएसए आर्मी प्रोवाइड करेगा अगर कोई भी पाकिस्तान प्रॉब्लम्स में होगा। पूरा नहीं किया गया इसको भी। पाकिस्तान ने टर्की और इराक के साथ एक एग्रीमेंट किया था 1955 में, विच वाज कॉल्ड एज द बगदाद पैक्ट। लेटर डिफरेंट कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया तो ये सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाया था, सेंटो। 1955 में इसमें यूएसए भी था और अगेन इसका पर्पस भी यही था कि म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, कोई कंट्री डिफिकल्टीज में होगा तो उसकी मदद करेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसके अंदर थी। लेकिन स्टिल इसमें जो है वो किसी भी किस्म की असिस्टेंस या इसमें किसी भी किस्म की जो है वो पाकिस्तान को हेल्प नहीं देखी गई। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो देखने में आया सामने। अच्छा जी, 1972 भुट्टो विड्रीव पाकिस्तान फ्रॉम सीटो। 1972 में जब इन्होंने हेल्प नहीं की तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने सीटो से विड्रॉ कर लिया था, कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर लिया था। ठीक है जी। 1962 में जब इंडिया और चाइना वॉर लड़ रहे थे तो उस टाइम पर पाकिस्तान वो सपोर्टिंग चाइना, तो यूएसए वालों ने इंडिया को सपोर्ट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी तो वहां पर रिलेशंस डिटेरिएट हुए थे दोनों कंट्रीज के। इस बार पाकिस्तान वाले खुश नहीं थे। अयूब खान ने 1962 में चाइना विजिट किया और अयूब खान ने 1965 में जो है वो रशिया विजिट किया और उसके बाद अयूब खान ने फिर दोबारा यूएसए को विजिट करके और रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि भाई अयूब खान ने यूएसए वालों को एयर स्पेस बनाने की इजाज़त दी पाकिस्तान में कि ये यहाँ से अपने स्पाई प्लेन्स उड़ा सकते थे, इसकी इजाज़त मिली थी इनको, इससे रिलेशंस इंप्रूव हुए थे। सबसे ज्यादा जो रिलेशंस खराब हुए हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज वो खराब हुए हैं जब जुल्फिकार अली भुट्टो आया है, तो यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो सबसे ज्यादा खराब हुए हैं। ठीक है जी। जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ, जियाउल हक आया, तो उस टाइम पर जियाउल हक ने अफगान मिरेकल सिर्फ यूएसए को सपोर्ट करने के लिए किया था और इसका पर्पस था कि यूएसए वाले पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करने वाले थे वगैरह वगैरह। जियाउल हक के दौर में एक और चीज हुई है, प्रेसलर एक्ट, जो कि पाकिस्तान पर बैन लगाया गया था कि भाई पाकिस्तान को किसी भी किस्म की मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अच्छा जी। इन 1979 अचानक यूएस एम्बेसी पर जो है वो अटैक हुआ है। 1979 यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की बात की जा रही है, जब इल्जामात लगाए जा रहे थे कि यूएसए वालों ने जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़वाई है। तो उस पर यह है कि कुछ लोगों ने इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी पर अटैक किया था जिससे रिलेशंस पाकिस्तान और अमेरिका के डिटेरिएट हुए थे। अच्छा जी। और इसी साल 1979 में जो है रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, तो अमेरिकन एड से अयूब खान ने डिसाइड किया था कि वॉर लड़ेंगे और उसको कंटिन्यू किया था। बेसिकली जियाउल हक ने डिसाइड किया था टू फॉर फाइट अ वॉर विद अमेरिकन एड। तो वो जो है वो आपके पास अफगान मेरेकल है जो हमारे पास एक सपोर्ट थी अमेरिका को जिससे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। तो अगर आप बात करें अयूब खान के टेन्योर की तो रिलेशंस अच्छे थे अमेरिका के साथ। उससे पहले की बात करें तो अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे थे, अमेरिकन एड मिलती रही है पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप बात करते हैं टेन्योर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो तो रिलेशंस अच्छे नहीं थे। और प्रेसलर एक्ट लगाई इसलिए गई थी पाकिस्तान पर कि भाई बेसिकली एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। बेनजीर भुट्टो ने 1996 में जाकर जो है वो प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट हटाई थी। 1996 में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने डिक्लेयर किया था कि प्रेसलर अमेंडमेंट एक्ट वाज अ मिस्टेक। फिर 1996 में बेनजीर भुट्टो के दौर में हिलेरी क्लिंटन एंड हर डॉटर विजिटेड पाकिस्तान एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज दे इम्प्रूव्ड। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें अबाउट द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। इस पर आपके पास सवाल बनता है 14 मार्क्स का, हाउ सक्सेसफुल वर द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास तो इसके अंदर आप ये सारी डिटेल्स को पैराग्राफिंग करके लिख रहे होंगे जिसमें गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स, कब रिलेशंस अच्छे थे कब रिलेशंस बुरे थे, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोट्स में अवेलेबल है, इसकी डिटेल बुक में अवेलेबल है। तो दोनों को मिलाकर अगर एक आंसर बना लें तो वो एक आंसर अच्छा बन जाएगा और इसके आंसर को कंपोज करके लिख लीजिएगा अपने पास, वरना वहां एग्जाम में एकदम आंसर नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल होगी। द नेक्स्ट दैट वी हैव इज
पाकिस्तान रिलेशन विद रशिया, ये दो तो लाजमी याद करके जाइएगा या पढ़कर जाइएगा, वट एवर इट इज, क्योंकि ये दो याद करना या इनको समझना बहुत आसान है। इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो दुनिया में दो न्यूक्लियर पावर्स थी, ठीक है, दो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर्स थी, रशिया और अमेरिका। रशिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, जिस पर लियाकत अली खान ने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान डिटेरिएटेड। अच्छा जी, 1950 में जो है वो सीटो और सेंटो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, तो रशिया ने भी ज्वाइन किया था और रिलेशंस इंप्रूव हुए थे, ठीक है। 1955 में जो है रशिया ने डिक्लेयर किया कि वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे ओवर द कश्मीर इशू। और 1965 की वॉर में भी रशिया वालों ने इंडिया की मदद की है। जो ये वॉर हुई थी बेसिकली 65 की, उसमें रशिया को इंडिया को बैकअप दे रहा था, समझ लें। अच्छा जी, तो ये समझ लें कि जब रिलेशंस अयूब खान के दौर की अगर बात करें तो अयूब खान विजिटेड रशिया, ठीक है। और उसमें ये हुआ कि जब अयूब खान ने रशिया विजिट किया तो वहाँ से जो है वो रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। अच्छा जी, 1961 में अयूब खान के दौर में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो बनी थी, जो माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सॉरी जो बनी थी, जो मिनरल एक्सट्रैक्शन शुरू हुई पाकिस्तान में, वो रशिया ने शुरू करवाई थी, रशिया ने उसकी फंडिंग प्रोवाइड की थी। अच्छा जी, इंडिया एंड चाइना की जब वॉर हो रही थी जिसमें यूएसए सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, उसमें रशिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रशिया वाले यूएसए के खिलाफ हैं। तो रशिया वालों को यूएसए से लड़ना था, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गए, तो इनके रिलेशंस इंप्रूव हो गए। अब ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान अमेरिका और रशिया के रिलेशंस में कॉमन नजर आएंगी, तो उनको आप दोनों जगह लिख सकते हैं। इन 1963 रशिया गेव पाकिस्तान अ लोन ऑफ 11 मिलियन पाउंड्स। रिलेशंस ये सब अयूब खान के दौर में हुआ है, रिलेशंस इंप्रूव हुए और अयूब खान ने रिलेशंस इंप्रूव कराए थे, ठीक है। इसके बाद 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रिलेशंस इंप्रूव किए, और इतने इंप्रूव हो गए कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एड ली थी स्टील मिल एस्टेब्लिश करने के लिए, रशिया ने दी थी वो एड। और इतने अच्छे रिलेशंस पहले कभी नहीं थे जो जुल्फिकार भुट्टो के दौर में रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए। रिलेशंस फिर डिटेरिएट हो गए जब जियाउल हक आया, तो जियाउल हक ने अफगान मेरिकल में जो है वो दोबारा रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, तो उसमें रशिया से रिलेशंस डिटेरिएट हुए। मैंने आप लोगों को एक इंसिडेंट बताया था, U2 इंसिडेंट, जिसमें अमेरिकन स्पाई प्लेन उड़ा था पाकिस्तान एयरबेस से, तो उसमें रशिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, रिलेशंस फिर डिटेरिएट हुए। 1984 में रशिया ने कहा कि जी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हम इसको सपोर्ट नहीं करने वाले। 1991 में रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स रशिया गए थे। 1994 में भी रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं दोनों कंट्रीज के। तो आगे आपको नजर आएगा कि रिलेशंस बेहतर हुए हैं। 1998 में यानी कि नवाज शरीफ के दौर में प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड रशिया इनविटेशन एंड विजिटेड मॉस्को। मुशर्रफ 2003 में ही विजिटेड रशिया, ठीक है। और 2007 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर ही विजिटेड पाकिस्तान। और ट्रेड रिलेशंस भी दोनों कंट्रीज के इंप्रूव होते रहे हैं, तो आपको जो है वो बेसिकली एक बम्पी राइड नजर आएगी कि कभी रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे और कभी रिलेशंस आपको इंप्रूव नहीं होते हुए नजर आएंगे। दिस इज द थिंग दैट इज हैपेंड। तो अमेरिका और रशिया जो है इनके रिलेशंस बड़े कॉमन है कि इधर अगर पाकिस्तान यूएसए को सपोर्ट करता है तो रशिया नाराज हो जाता है, पाकिस्तान रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो यूएसए नाराज हो रहा है। तो इनको लिखना बड़ा आसान है, इसलिए ये बात है इसकी टोटल।